गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ये बीएससी फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है ना। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन? डीएनए का डबल होना है ना। जैसे हमारे सेल डिवाइड होते हैं तो सेल डिवाइड तभी होंगे जब सेल डिवाइड जब होता है तो सेल में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वही उन सभी का डुप्लीकेशन होना। उसमें जितने भी ऑर्गेनेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस एनवेलप, साइटोप्लाज्म, तो जितना भी उस सेल का स्ट्रक्चर है, उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी का डुप्लीकेशन होना। तो डुप्लीकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है जीन डुप्लीकेशन है ना। हम डीएनए हमारे सेल के अंदर कितने होते हैं? 2 टाइप के जीन होते हैं जीन। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए है ना। इन दोनों का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए में होता है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का होता है, आरएनए में होता है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन है ना। और डीएनए का क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन है ना। तो हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं है ना। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? जैसे देखो, सभी को पता है कि हमारा डीएनए जो चाहे प्रोकैरियोटिक लगाओ, कैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में डीएनए होते हैं और दोनों के डीएनए अपने अपने जीनोम क्या करते हैं, उनके होते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना। ऐसा एक होता है थ्री स्ट्रैंड और एक होता है 5 स्ट्रैंड, और 3 स्ट्रैंड और 5 स्ट्रैंड। इधर 5 आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। तो जो ये वाला है, जो 5 होगा है ना, या 5 और 3 है ना, 3 एंड 5। तो जो 3 स्ट्रैंड होता है उसका जो लास्ट वाला होता है वो 5 स्ट्रैंड का होगा, और जो 5 स्ट्रैंड का होता है उसका लास्ट वाला 3 स्ट्रैंड होगा। यानी कि आपस में क्या होते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उसको, आपस में ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहाँ 5 स्ट्रैंड होगा उसके जस्ट अपोजिट 3 स्ट्रैंड होगा, और जहाँ 3 स्ट्रैंड होगा वहाँ 5 स्ट्रैंड होगा है ना। इनके बीच में ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में ये जुड़े होते हैं। जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद में हम उनको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड कर देते हैं ना। ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड कर देते हैं। इस सिंगल सिंगल स्ट्रैंड डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर आकर के सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर के क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन्स आके जो जुड़ते हैं वो क्या मेक श्योर करते हैं कि दोबारा से ये स्ट्रैंड आपस में जो अलग हुए हैं हेलिकेज एंजाइम की मदद से है ना, तो ये क्या ना हो जाए, इनके ये वापस में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके वापस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड ना हो जाए। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, जब ये एक बार स्ट्रैंड से दोनों अलग हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, ये वाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा वाई टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसके अंदर जो लॉन्ग टाइप स्ट्रक्चर होता है ये होता है पेरेंट सेल, और ये होती है डॉटर वाली स्ट्रैंड। ये पेरेंट स्ट्रैंड हो गई, ये डॉटर स्ट्रैंड हो गई। जब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं है ना, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा डीएनए का डेफिनेशंस को देखना। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स है ना।
4 मेजर स्टेप्स होते हैं इनमें। इनिशिएशन, जिसके अंदर अनबाइंडिंग होती है, प्राइमर, सिंथेसिस होता है। तो इनिशिएशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है। फिर लास्ट में होता है एलोंगेशन। तो 4 स्टेप्स में बांटा गया है। तो इनिशिएशन के अंदर ही अनबाइंडिंग भी आ जाती है, प्राइमर का सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर लास्ट में एलोंगेशन आ जाता है। तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट होना, डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट होना। तो क्या होता है कि जो आपका डीएनए स्ट्रैंड होता है ना, जैसे सपोज करो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ये ऐसा, ये सिंगल स्ट्रैंड है ना। तो इस पे कोई एक पॉइंट होगा, है ना, जो कि क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन होगा किसके लिए, ये ओरिजिन होगा रेप्लिकेशन के लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों, क्योंकि इस ही पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। या आप कह सकते हो कि डीएनए कितना बड़ा है ना, तो आप है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये डीएनए है तो आप इसको यहीं से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर डीएनए में अलग अलग ओरिजिन होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में एक ही ओरिजिन होता है और यूकैरियोटिक्स में काफ़ी सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक के डीएनए होते हैं वो होते हैं ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक्स के जो डीएनए होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर मान लो अगर उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होगा तो उस डीएनए रेप्लिकेशन में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जैसे 2 से 3 दिन लग गए, है ना, तो 2 से 3 दिन में हमारा सेल तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि विदाउट रेप्लिकेशन, विदाउट डीएनए के डुप्लीकेशन के हमारा सेल डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, डुप्लीकेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक्स में एक ओरिजिन ऑफ क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे होते हैं अलग अलग, यानी कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा स्पेसिफिक कोई ओरिजिन नहीं होता जहाँ पर डीएनए स्टार्ट करना हो, है ना। देखो, इनिशिएशन स्टार्ट फ्रॉम ऑरिक, या हम इसको ऑरिक भी बोल सकते हैं, ऑरिस बोल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक्स में एक होता है और यूकैरियोटिक्स में काफ़ी सारे होते हैं। अब फैसिटिलेशन ऑफ इनिशिएशन, है ना। अब इसमें देखो 3 तरह के एंजाइम आपके इनिशिएशन के अंदर आते हैं। इनिशिएशन, जब एंजाइम्स की बात होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो एक एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे मेन एंजाइम इनिशिएशन के इसमें आता है, वो होता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज क्या करता है, डीएनए के, ये जो डीएनए है आपका, इस डीएनए के हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और इनको ब्रेक करने की वजह से आपका डीएनए स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। डीएनए क्या होता है, स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो देखो, इनिशिएशन के अंदर जो एंजाइम्स आते हैं उसमें पहला एंजाइम हो गया हेलिकेज, दूसरा हो जाता है एसएसबी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और फिर टोपोआइसोमर्स, है ना। जो हेलिकेज होता है वो क्या करता है, हेलिकेज का काम होता है जो आपके डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना और सेपरेट कर देना, और उसको डबल स्टैंडर्ड से उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर देना, है ना। फिर आता है एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, उन जो आपका डबल जो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो आपने स्ट्रैंड्स अलग करे हैं, तो स्ट्रैंड्स में क्या करते हैं, वो आके अटैच्ड हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं, वो प्रोटीन्स आके उसके साथ अटैच हो जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वापस से वो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। अगर आपको एग्जांपल दो तो आपने जैसे कोई आप पेन ले लो, आपने पेन ऐसे रख दिया, है ना, तो ये पेन का जो नीब होगा, है ना,
इस नीब को आप जब तक ओपन रखोगे तो इसके ऊपर कुछ भी आकर के बैठ सकता है, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस पे कैप लगा दो, किसी को चुभ सकता है, लेकिन अगर आप इस पे कैप लगा दो तो ये क्या हो गया, इसका जो निप है वो सिक्योर हो गया है ना। तो ये पेन का जो निप है वो ख़राब नहीं होगा, है ना, उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी, और प्लस वो सिक्योर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वैसे ही एज वेल एज वैसे ही क्या होगा कि आपके जो आपके जो स्ट्रैंड अलग डिवाइड हो चुके हैं, है ना, अलग हो चुके हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एसएसबी आकर के अटैच्ड हो जाएंगे और क्या करेंगे, आकर के अटैच्ड हो जाएंगे और उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेंगे। फिर आते हैं टोपो आइसोमेरेज। तो टोपो आइसोमेरेज क्या करते हैं, आइसोमर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे आपकी अनफोल्डिंग होती है ना, अनबाइंडिंग होती है डीएनए की, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ता चला जाता है और अनबाइंडिंग होती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे देखो, जैसे ये डीएनए है ना, तो ये जैसे ही आपका डीएनए ओपन होता है तो ये वाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें पेरेंट और डॉटर जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे डॉटर सेल्स को वो आगे आगे एलोंगेट करेगा यानी बढ़ाता चला जाएगा, तो पेरेंट्स वाली जो जो स्ट्रैंड्स है वो खुलना स्टार्ट होंगे, है ना। क्योंकि क्या करता है कि पूरा डीएनए एक साथ नहीं खोलता है, हेलिकेज क्या करता है, पूरा डीएनए नहीं खोलता है, वो क्या करता है, जो उसके एंड्स होते हैं, ये एंड्स 3-5 एंड्स, ये यहाँ के बॉन्ड्स करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, आगे के बॉन्ड्स को भी करता चला जाता है, और उसके साथ में क्या होता है कि ये क्या होता है कि सुपर कॉइलिंग की नेचर होता है, सुपर कॉइलिंग नेचर होता है डीएनए का। तो टोपोआइसोमर्स क्या करेंगे कि उस सुपर कॉइलिंग नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे जैसे अनबाइंडिंग होती है तो डीएनए जैसे जैसे इलोंगेट करता जाता है, बढ़ते जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड होते चले जाते हैं। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जब अटैच्ड होते हैं तो उसमें डीएनए ना ब्रेक हो जाए, इसकी वजह से उसको क्या करते हैं, बार बार ओपन करने का काम करता है टोपोआइसोमर्स। ठीक है, देखो इसमें देखो, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, है ना, एक फोक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो वाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है उसको रेप्लिकेशन फोक हम बोल सकते हैं। देन डीएनए आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, इसके बाद में क्या होता है कि एक बार जब हेलिकेज एंजाइम क्या करे, हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा, उसके बाद में एसएसबी प्रोटीन्स आकर के उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे, और फिर बाद में क्या होगा कि हमको न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए, है ना, प्राइम एंड्स पे न्यूक्लियोइड्स को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो जाता है तो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है आरएनए प्राइम एंड पर, या आरएनए 3 प्राइम एंड पर, आप या डीएनए 3 प्राइम एंड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में देखते क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स to the 3OH group of an existing chain and cannot begin synthesis डी नोवो, है ना। तो इसमें ये समझो कि ये एक आरएनए प्राइमर है ना, ये आरएनए प्राइमर है, और इसके पास में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि इसमें डी नोवो का सिंथेसिस नहीं होता, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ में जब अटैच्ड होंगे तो क्या होता है, जैसे देखो ये मान लो कि ये 5 एंड है, ठीक है, यहाँ पर कोई आरएनए आकर के अटैच्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 एंड हो गया, तो ये 3 एंड हो जाएगा, है ना, ये 5 एंड है तो ये 3 एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर आकर के अटैच्ड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 इसके साथ में आगे जाता जाएगा, और यहाँ नए नए न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा, और ये आगे खसकता हुआ क्या करेगा, स्ट्रैंड को मतलब सीधा करता चला जाएगा डीएनए आरएनए प्राइमर जो आपका है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है
ये वहीं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा जहाँ पर 3OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, जहाँ क्या होगा 3OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखो ये रेप्लिकेशन एक फोक है। जब जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए हेलिकेज के अलग हो जाने के बाद में, हेलिकेज जब डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है तो उसके बाद में एक फोक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो होता है ये पेरेंट वाला होता है और ये होते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स। तो यहाँ 5 एंड, ये 3 एंड है और ये 5 एंड है, ये 3 एंड हो गया, ये 5 एंड हो गया। ठीक है। तो दोनों साइड में डॉटर में 3-5 एंड्स हो गए और दोनों पेरेंट में 3-5 एंड्स हो गए। ठीक है। ये स्ट्रैंड्स में क्या करेंगे, जस्ट इनके अपोजिट होते हैं। यहाँ पर आरएनए प्राइमर आके अटैच्ड होगा, यहाँ पर जैसे जैसे आरएनए प्राइमर आगे चला जाएगा और क्या होता चला जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर का जो 3OH वाला साइड है, ये 3 एंड वाला साइड यहाँ पर है ना, 3 वाला जो साइड होता है, जो ये आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ा है तो ये भी 5 एंड से 3 एंड पर ही आके जुड़ेगा। तो जो ये 3 एंड है यहाँ पर, तो ये OH ग्रुप का होगा और यहाँ पर आकर के डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स, माने कि एक टाइम पे एटलीस्ट 1000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड एक सेकंड में डीएनए पॉलीमरेज अटैच करता है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चले जाएगा, है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए प्राइमर इसके साथ में आगे आता चला जाएगा और क्या करेगा, ये पूरी एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होगी क्योंकि ये 3 एंड है। जहाँ जहाँ 3 एंड होगा ये आगे चला जाएगा और नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली चलने वाला एक वे है ना। तो इसके लिए कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूस, आप कह सकते हो कंटिन्यूसली या लीडिंग साइड, है ना, ये लीडिंग साइड हो सकते हैं। और फिर इसके जस्ट अपोजिट ये दूसरा वाला साइड, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम वाले पर ही अटैच्ड होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो उसके 3 प्राइम वाले साइड पर आकर के अटैच्ड होंगे। तो 5 प्राइम पर आकर के ये अटैच्ड होते हैं आरएनए प्राइमर्स और यहाँ पर फिर वही होगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जस्ट उल्टा आ रहा है, क्योंकि हमारा डीएनए तो इधर तरफ जा रहा है ना, और लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है। तो ये क्या होगा कि आरएनए प्राइमर यहाँ क्या करेगा, आएगा बनाएगा, फिर 2 लूप्स बनेंगे, फिर वहाँ पर दोबारा आरएनए प्राइमर्स जुड़ेंगे, फिर लूप्स बनेंगे। ऐसे करते करते टुकड़ों में क्या होता है, ये वाला एक स्ट्रैंड जो 3 एंड से 5 एंड की जो स्ट्रैंड होती है, उस स्ट्रैंड में बनने वाला डीएनए का जो फ्रेगमेंट, जो डीएनए बनते हैं वो क्या होता है, जो नई डॉटर स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। लेकिन जो 5 एंड से 3 एंड की होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस हो सकती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये लैगिंग फ्रेगमेंट होती है, ओकाज़ाकी इनको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें ये समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ना। देखो यहाँ एंजाइम्स के अटैचमेंट भी हम समझते हैं कि ये हमारा पेरेंट वाला हो गया, यहाँ हमारा ये डॉटर वाला हो गया, है ना। तो यहाँ पर हेलिकेज लगेगा, है ना। तो ये हेलिकेज क्या करता चला जाएगा, एक एक करके आगे से स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता चला जाएगा। फिर वैसे ही वैसे यहाँ टोपो आइसोमर्स क्या करा जाएगा, ये इसको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज मतलब अलग कर रहा है, और तो टोपो आइसोमर्स क्या करेगा कि वो सुपर कॉइलिंग वाली प्रोसेस को क्या करेगा कि वो कॉइलिंग से डीएनए ना टूट जाए तो उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, उसकी कॉइलिंग को, सुपर कॉइलिंग कैपेबिलिटीज़ को कम कर देगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो इसको बोलते हैं हम लीडिंग वाली, और ये होती है लैगिंग वाली, है ना। यहाँ पर हेलिकेज और प्राइमेज दोनों साथ में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता चला जाएगा, प्राइमेज भी इसके साथ में आगे बढ़ता चला जाएगा और नए नए आरएनए प्राइमर्स को यहाँ पे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लैगिंग वाला स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूसली फ्रैगमेंट्स में आगे जुड़ता चला जाएगा, फिर बाद में इसको क्या करेगा कि एक साथ में इनको अटैच्ड कर दिया जाता है।
ये क्योंकि लूप्स में बनते हैं, है ना, और ये वाला तो सीधा सीधा बनता चला जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हेलिकेज, ये मान लो ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर था ऐसा। अब इसको जब यहाँ हेलिकेज आके यहाँ अटैच्ड होगा तो इसको ये क्या कर देगा, ऐसा वाला ऐसे कर देगा, ये हो गया वाई टाइप स्ट्रक्चर। और ये आगे वाले भी पर, लेकिन आगे वाले तो यूँ घूमे हुए हैं, है ना, तो टोपो आइसोमर्स यहाँ अटैच्ड होंगे और क्या करेंगे कि इसको वापस से सीधा करने की, ये जो इस तरह, क्योंकि क्या होगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये इनकी जो ट्विस्टिंग है, जो कॉइलिंग है, वो होती चली जाएगी। इस कॉइलिंग में प्रेशर ज़्यादा बनता चला जाएगा और उस प्रेशर की वजह से डीएनए ब्रेक हो सकता है। तो टोपो आइसोमर्स क्या करेगा, इनको ओपन करना स्टार्ट करेगा, तो ये वापस से जैसे पहले वाले थे इतने बड़े बड़े उसमें स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हेलिकेज आगे बढ़ता चला जाएगा और हेलिकेज के साथ में उसके जो प्राइमर्स हैं वो भी प्राइमर्स यहाँ पे, तो हेलिकेज और प्राइमेज यहाँ पर जुड़ेंगे और क्या करेंगे, जो एक यहाँ पर डॉटर जो बन रहा है ना 5 to 3, तो ये वाला तो लीडिंग हो जाएगा, ये वाला लैगिंग हो जाएगा, क्योंकि जिधर 3 है इधर 5 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ हमारा 5-3-5-3 वाला कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये वाला पे कि जो यहाँ प्राइमेज होगा वो क्या करेगा, यहाँ बार बार आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा और इसको क्या करेगा, डीएनए को इस वाले सेगमेंट को जो 3 से जो 5 से 3 की तरफ है ना, जो 3 से 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड की तरफ है, वो वाले स्ट्रैंड का कौन सा होगा। एक सवाल उठ सकता है कि कभी भी आगे जाकर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वाला लैगिंग स्ट्रैंड है और कौन सा वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो 3 स्ट्रैंड से 5 स्ट्रैंड की ओर है वो तो आपका हो जाएगा लीडिंग, ठीक है, और जो 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड की ओर जाता है वो हो जाएगा लैगिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा डीएनए के रेप्लिकेशन के पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना, जैसे ही वो ओपन होता है तो ऐसा वाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ले लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस बाई डायरेक्शनली इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 से 3 की ओर, है ना, 5 स्ट्रैंड से 3 स्ट्रैंड की ओर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ में। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए हैज़ मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है क्योंकि उनका डीएनए छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके डीएनए बहुत बड़े होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी डीएनए का रेप्लिकेशन कर सके। हेलिकेज यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो कि क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है। अब एक बात आ जाती है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको भी तो ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि वो एक टाइम में इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच्ड करेगा, उसके साथ में जोड़ेगा बॉन्ड्स के साथ में, तो उस टाइम पे भी तो उसे भी तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन वैसा नहीं होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। अब आ जाती है इलॉन्गेशन की प्रोसेस। एग्ज़ाम पर्पस से इतना इनफ है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ह्यूज टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम अभी इतना समझते हैं, ये एग्ज़ाम पर्पस से इतना इनफ है। एट रेप्लिकेशन फॉर्क वन डॉटर स्ट्रैंड इज इलोंगेटेड कंटिन्यूसली, इलोंगेशन मतलब कि लगातार बढ़ना, है ना, जो इलोंगेट होना यानी कि बढ़ना, है ना, तो रेप्लिकेशन फॉर्क में जो एक डॉटर स्ट्रैंड होता है वो इलोंगेट होता है कंटिन्यूसली, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो दूसरी स्ट्रैंड है
वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, जिसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, जो कि बार बार न्यू प्राइमर से बनती जाती है। जैसे मैंने बोला कि प्राइमेज जुड़ता है हेलिकेज के साथ में और बार बार आरएनए प्राइमर बनाता है, जिससे क्या होता है, लूप्स में 5 से 3 वाला जो स्ट्रैंड है ना, उसमें क्या बनता है, जो लेगिंग स्ट्रैंड है उसमें नए प्राइमर की वजह से वो एक्सटेंड करता है या इलोंगेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। अब देखो आगे हम देखते हैं पॉइंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। तो ओकाज़ाकी जो फ्रेगमेंट है वो बाद में आगे जा कर के डीएनए लाइगेज से जुड़ता है ना, क्योंकि वो लूप्स बनाते हैं, टुकड़ों में होते हैं, तो टुकड़ों में जुड़ने की वजह से वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बाद में क्या होता है कि उन फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज क्या करता है, आगे जा कर के जोड़ देता है। डीएनए का एक बार जैसे जैसे डीएनए क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, देखो जैसे जैसे डीएनए बढ़ता जा रहा है ना, ये रेप्लिकेट होता जा रहा है जैसे जैसे, तो ये रेप्लिकेट होता जा रहा है, तो आगे और डीएनए जो पीछे और पेरेंट्स और डॉटर स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं, है ना, ये पेरेंट्स और डॉटर स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं, तो इनको ये आगे तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इन स्ट्रैंड को, इसको तो लूप्स में जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज जो लूप्स बनते हैं उसमें जोड़ देगा, और आगे जा कर के भी इन अलग स्ट्रैंड्स को वापस उसमें जोड़ने का काम क्या करता है, डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो सिंथेसाइज करता है बेस पेयर एट द रेट ऑफ अराउंड 1000 न्यूक्लियोसाइड पर सेकेंड्स, यानी कि जो बेस पेयर्स बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 कितना करता है, 1000 न्यूक्लियोसाइड पर सेकेंड। इतनी स्पीड की वजह से ही हमारा डीएनए इतनी जल्दी क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज़ 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है वो मैं बताती हूँ। देखो जैसे बोला गया है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज़ 3 to 5 स्ट्रैंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये वाला 3 to 5 स्ट्रैंड, क्योंकि ये यूं चलता है, ये यूं आ रहा है और ये क्या चल रहा है, यूं चल रहा है, तो ये इस तरफ से जो हो रहा है इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोला जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर और बार बार टुकड़ों में हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये वाले लेगिंग स्ट्रैंड को बोला जाता है कि एक्सोन्यूक्लियस